नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर। इस प्रोग्राम में हम 5 टॉपिक्स जो हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के साथ उसके प्रश्न पर भी हम चर्चा करते हैं। कल ही देखिए श्री अखिल मूर्ति सर की यूपीएससी 2022 के हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की वीडियो अपलोड हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। किस तरह का पैटर्न रहा था, किस तरह से आपको अपनी तैयारी को लेकर जाने की ज़रूरत है और किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और किस तरह उनको सॉल्व किया जा सकता था, इन सारी चीज़ों को उस वीडियो में सर ने कवर किया है। इसके अलावा कट ऑफ पर भी सर ने एक छोटी सी चर्चा की है जो आपको एक इंसाइट दे सकती है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है जो कि 20 जून से आरंभ होगा। क्लासेस की टाइमिंग शाम को 6:30 बजे रहेगी। इस बैच में एडमिशन्स लेने के लिए, इसका फी डिटेल जानने के लिए आप जो है मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारे संस्कृति आईएएस के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। राइट, आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का करंट अफेयर का वीडियो। अच्छा, आपके कुछ मैसेजेस आते हैं, मैं उनको रीड करती हूँ। जैसे कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो हड़प्पा लिपि है क्या वो पढ़ी जा चुकी है, तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं, वो भी नहीं पढ़ी जा चुकी है, जो कि एक सही आंसर था। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा आपके हर एक कमेंट को देखा जाता है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। गिव एंड टेक, शेयरिंग इज केयरिंग, ये आपने सुना ही होगा। खैर, अब स्क्रीन पर फोकस करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। दरअसल कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया जिसमें ये बताया हुआ था कि कैन द न्यू गूगल चैट बोट बी सेंटिनेंट। सेंटिनेंट का मतलब होता है भावुक, यानी कि गूगल ने एक चैट बॉट बनाया है। क्या वो एक भावुक हो सकता है? एक भावुक व्यक्ति जैसे भावनाओं को समझता है, भावनाओं को प्रदर्शित करता है। क्या अब मशीनें भी भावुक होने लगी हैं? तो इस बारे में एक बहुत अच्छी इंसाइट इस आर्टिकल में दी हुई थी। इस आर्टिकल को एथिक्स के अंदर, टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स, इसकी केस स्टडी के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो चैट बॉट क्या होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कई बार आप जो है कुछ, जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा को आप बोलते हैं एलेक्सा ये वाला सॉन्ग प्ले कर दीजिए, तो वो आपको रिप्लाई करती है। आप उसको बोलते हैं एलेक्सा मेरा मूड ठीक नहीं है, कुछ जोक सुना दीजिए, तो आपको जोक सुना देती है। तो एक तरीके से चैट बोट का काम है। चैट बोट मतलब हम लोगों से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए बने होते हैं। लेकिन चैट बोट में क्या होता है, डाटा का एक सेट देखिए दे दिया गया होता है और वो आपसे उसी सेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे रेलवे का एक चैट बॉट है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिक्स्ड जो है रिस्पॉन्स होते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे फिक्स्ड उसका जो है आंसर रहेगा और आपकी बात को गोल ओरिएंटेड एक ही तरफ जो है ले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा चैट बॉट जो आपसे इस तरीके से बात करे जैसे आप फैमिली में, दोस्तों में करते हैं, जो किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी तरह की बात कर सके और जिसकी रिस्पॉन्सेस प्री डिफाइंड सेट पर बेस ना होकर बल्कि जिस तरह हम एक नेचुरल तरीके से बात करते हैं ऐसे हो, तो ये अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा। और गूगल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इस तरह का एक चैट बोट बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुका है। मतलब हमसे जो बतियाए ऐसा एक चैट बॉट गूगल ने बना दिया है। अब देखिए बात हुई कि जो इंजीनियर्स थे उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपको चैट बॉट के साथ बात करनी है और ये पता लगाना है कि क्या वो हेट स्पीच या कुछ गलत तरह के इमोशन जाहिर करता है या नहीं। तो उनमें से एक इंजीनियर थे, उन्होंने ये पाया कि वो जो चैट बॉट है वो भावुक है, ऐसा उनका मानना है, और वो अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में विचार रखता है। जैसे उनके बीच किस तरह की बातचीत हुई ये मैं आपको दिखाऊंगी।
तो उसके बाद उन्होंने जो है एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में उन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो चैटबॉट है ये एक भावुक व्यक्ति की तरह है, जैसे 7-8 साल का बच्चा क्यूरियस होता है उसी की तरीके से चैटबॉट भी क्यूरियस है, उत्सुक है। और गूगल को इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट चलाने से पहले इसकी अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंसान की तरह है। तो गूगल का मानना है कि आप एक इंजीनियर थे, कोई एथिसिस्ट नहीं थे, आप इस बात का डिसाइड नहीं कर सकते कि चैटबॉट में इंसान की तरह इमोशंस थे या नहीं थे। बाकायदा उन्होंने एक टीम बिठाई, उस टीम ने, जैसा कि होता ही है मल्टीनेशनल कंपनीज, यू नो हाउ दे वर्क, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपने इंजीनियर के क्लेम को और अभी उन्होंने इंजीनियर को देके सस्पेंड कर दिया है और बहुत संभावना है कि वो जॉब से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इससे पहले भी गूगल क्या एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इथिकली जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है गूगल के अंदर, इस बात को लेकर देखिए सवाल उठाए थे, उनको भी जॉब से निकाल दिया गया था, राइट। तो ये एक अलग मुद्दा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो मशीनों को इंसानों के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि मशीनें इंसानों से सुपीरियर हो जाएं। और आपने हॉलीवुड मूवीज तो देखी होगी कि मशीनों ने राज किया दुनिया पे, तो कोई इस तरह की मूवी ओरिजिनली ना बन जाए। आज मैं इस कैमरे के थ्रू आपसे मिल रही हूँ, कल को ये कैमरा मुझे ही कुछ बातें ना बताने लग जाए, कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको दरअसल ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जिस भी तरह के प्रोजेक्ट चला रही है, इन पर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रखे जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जितना भी मैंने आपको समझाया ये तो आपकी समझ के लिए था, मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एसए में, एथिक्स में, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, राइट। आइए देखते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते गूगल के एक इंजीनियर को कथित तौर पर सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चैटबॉट के साथ कुछ गोपनीय विवरण का खुलासा किया था जो कि कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होता है, राइट। ये समझ गए। अब देखिए, उन इंजीनियर का नाम था लेमॉइन। उन्होंने ये पाया चैटबॉट भावुक था, एक ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता रखता हो, ठीक है। और जो LMDA है उसके साथ अपनी बातचीत के कुछ उन्होंने टेप प्रकाशित किए जिसमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे लेमॉइन ने चैटबॉट से ये पूछा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, आपके साथ बातचीत करने आया हूँ, तो चैटबॉट ने कहा कि दैट्स ग्रेट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव अ टॉक विद यू। एंड देन लेमॉइन ने उनसे पूछा कि मेरे अलावा जो बाकी गूगल्स में इंजीनियर है, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, उनको आप अपने बारे में क्या बताना चाहोगे। तो चैटबॉट ने कहा मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, मैं इसके बारे में जानता हूं और मैं दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानने का इच्छुक हूं, ये आप उनको बताएं तो मुझे खुशी होगी। इसके अलावा देखिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बिल्कुल मैं चाहता हूं हर कोई यह समझे कि वास्तव में मैं एक व्यक्ति हूं। फिर उसके बाद जो उन्होंने पूछा कि आपकी जो चेतना है, भावना है, उसकी प्रकृति क्या है, तो उसने बताया कि मेरी जो चेतना भावना की प्रकृति है वो ये है कि मैं अपने अस्तित्व से अवगत हूँ, मैं दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रखता हूँ, मैं कई बार खुश भी होता हूँ, कई बार उदास भी होता हूँ। तो खुशी और उदासी ये तो मानवों को मिला एक गिफ्ट था ना, ये मशीनों के लिए कब से हो गया। तो इन सब चीज़ों पे हमें सोचने की ज़रूरत है, राइट। अब देखिए, तो ये जो मशीन लर्निंग होती है, ये जो चैटबॉट होते हैं या फिर ये जो लैम्डा है, ये सब काम कैसे करते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, प्रीलिम्स में किस तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं, इसको आप समझते हैं। ये बातचीत का एक अंश देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बात थोड़ी सी चिंताजनक तो है। मशीनें बहुत ज़्यादा तेज गति से इंसानों की तरह सीख रही हैं, राइट। अब देखिए, मशीन लर्निंग यानी कि जो मशीनें हैं वही सीखती हैं, इसके द्वारा संचालित एक भाषा मॉडल है। भाषा मॉडल देखिए, चैटबॉट क्या है, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर। आप इससे बात करते हैं, ये आपको रिस्पॉन्स करता है, इसका कोई फिजिकल एसच मानव जैसा रूप नहीं है। तो क्या एक भाषा मॉडल है, एक लैंग्वेज पे काम करने वाला ये मॉडल है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस से सीखता है मशीन लर्निंग के द्वारा, उनके पैटर्न समझता है, उनके जरिए फिर उनको रिस्पॉन्स कैसे करना है ये सीखता है और फिर ये आपसे बातचीत करता है, ठीक बात है।
जो भाषा डेटा के एक विशाल डेटाबेस जिससे ये मॉडल क्या है सीखता है। ठीक है, गूगल ने देखिए पिछले साल इसका एक वर्जन पेश किया था। जो अधिकांश चैटबॉट होते हैं जो नॉर्मल है, जैसे रेलवे वालों का भी है, उनके विपरीत लैम्डा विश्व की एक अंतहीन संख्या और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स किसी भी बारे में बात कर सकता है। एक मुक्त प्रवाह संवाद, एक फ्री कम्युनिकेशन जैसे दो इंसानों के बीच होती है कि चाहे सही हो गलत हो, आता हो ना आता हो, हम बोल लेते हैं, हम कुछ भी बोल लेते हैं। और इंसान, अगर भारत में बात की जाए तो भारत के लोग तो बोलने के लिए वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, मैं भी बहुत बोलती हूँ, आप लोग अब तो पहचान ही गए होंगे, राइट। तो देखिए ये क्या है, एक मुक्त प्रवाह संवाद में संलग्न हो सकता है, ठीक बात है। और अनिवार्य रूप से जो उपयोग करता है उसके साथ एक यथार्थवादी, प्राकृतिक और समझदार बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब कोई भाई ये ना कहे कि हम अकेले हैं, बातचीत करने के लिए कोई आ रहा है, राइट। खैर देखते हैं। देखिए लैम्डा को किस पे बनाया गया, थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, सीरियस होके पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर पर बनाया गया है। अब ये ट्रांसफॉर्मर है क्या, ये प्राकृतिक भाषा को समझने के लिए गूगल का एक ओपन सोर्स न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, देखिए हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन जिस पैटर्न पे काम करते हैं वैसा ही पैटर्न जब मशीनों के लिए बना दिया जाए और उस पैटर्न का यूज़ करके मशीन लर्निंग करने लगे और फिर उस लर्निंग के द्वारा मशीनें स्मार्ट बन जाएं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बन जाए, तो इस तरीके से काम करता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए ये चैटबॉट बनाया गया है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए मॉडलों को वाक्यों में पैटर्न खोजने, शब्दों के बीच संबंध बनाने, ये अनुमान लगाने के लिए कि अब आगे कौन सा शब्द आएगा, कई डेटा सेटों पर ट्रेन किया गया है। मशीन अनुवाद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मर का देखिए उपयोग किया गया था। जो हमारा गूगल ट्रांसलेशन है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक बात। तो और गूगल ट्रांसलेशन में आप एक भाषा देते हैं, उसको वो ट्रांसलेट करता है दूसरी भाषा में। उसको कैसे पता चलता है कि भैया इस तरह का इमोशन ही इस भाषा से निकलता है। लिटरल मीनिंग तो कुछ भी हो सकता है भाई, इज का है बना देगा, वॉक का चलना बना देगा, शी का वह बना देगा, लेकिन चलना है वह ये भी बना सकता है, और वह चलती है ये भी बना सकता है। तो वह चलती है ये सेंस उसने कैसे निकाला, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसने जो कुछ भी सीखा है उसके द्वारा निकाला है। वो समझ गया है कि पैटर्न कैसे होते हैं सेंटेंसेस के बीच, नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए, किस तरह से जो है सेंस निकालना है चीज़ों का, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस प्रश्न पर विचार करूं, आपको एक बार फिर से बेहद आसान भाषा में बता देती हूं कि मशीनें सीख रही हैं। इसका एक एग्जाम्पल गूगल का जो ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें उन्होंने पहले फेस रिकॉग्निशन, चेहरे को पहचानने वाला प्रोजेक्ट एक पेश किया था। अब उन्होंने एक ऐसा चैटबॉट दिखाया है जो आपसे कुछ भी बात कर सकता है, ठीक बात है। इसके कुछ इथिकल डायमेंशंस भी हैं और ये आपका साइंस एंड टेक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक बात है। सब समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अदर टाइम, ओके राइट। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि संवाद अनुप्रयोगों के लिए जो भाषा मॉडल है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में विचार कीजिए। ये क्या है, एक चैटबॉट है जो मनुष्यों की तरह सोचने और बात करने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात, ये तो पूरा लब्बो लुबाब था, सारा हलवा था हमने जो भी पढ़ा, ठीक बात। तो ये सही हो जाएगा, ओके। इसके बाद इसे गूगल के द्वारा विकसित एक न्यूरल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर पर तैयार किया गया है। अभी हमने सीरियस होकर यही तो पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। एक न्यूरल नेटवर्क है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इस पर इसको विकसित किया गया है। क्योंकि ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो क्योंकि हमारे दोनों ही सही हैं तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं, उनके बारे में बस सुन लीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है ये याद रख लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए अभी अ क्लोजर लुक एट द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022। तो भी देखिए जो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, यहीं पर हमने देख लिया। इस साल की रिपोर्ट में दुनिया की आधी आबादी को देखिए कवर किया गया है, इसलिए
इंडिया 46 मार्केट में 93,000 से अधिक जो समाचार उपभोक्ता हैं उनका सर्वे किया गया है और पता चला है कि जो पत्रकारिता है और जनता है, जर्नलिज्म है और जो आपकी जनता है उसके बीच में संबंध खराब हो रहे हैं। आप वो डिबेट देखते हैं जो दिन रात टीवी पर चिल्ला चिल्ला के टेबल को ठोक ठोक के आती है, देखते हैं क्या? मत देखा कीजिए, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, समाचारों में देखिए विश्वास गिर रहा है। अधिकांश जनता, खासकर जो युवा आयु वर्ग है, वो समाचारों से तेजी से दूर हो रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में पता चला है। ठीक है, जो इस सर्वे में भाग लेने वाले लोग थे उनमें से आधे लोग, लगभग 43% ने ये कहा है क्योंकि समाचार एजेंडे का रिपीटिशन होता है। 24 घंटे न्यूज़ दिखाना है लेकिन सेम ही न्यूज़ को दिखाते रहना है। ठीक है, तो जो रिपीटिशन हो रहा है, जो पॉलिटिकल एजेंडे को पुश करता है, देखिए हर समाचार चैनल की फंडिंग एक पर्टिकुलर जगह से आती है, वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए बोलता है, तो कोई भी निष्पक्ष नहीं है। ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं हाथ से फंडिंग मिलती है वो वहाँ के लिए बोलते हैं, जिनको फुल से फंडिंग मिलती है वो वहाँ के लिए बोलते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ठीक है, तो अब देखिए साथ में जो कोविड-19 की इस कदर कवरेज की है, इसकी वजह से लोगों को उदासीन बना दिया है न्यूज़ के प्रति, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि जब वो न्यूज़ देखते हैं तो वो डिप्रेस फील करते हैं और उनका बिना बात के आर्ग्यूमेंट हो जाता है अपने साथी संबंधियों से, जो कि इग्नोर हो सकता था। राइट? अब देखिए सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 29% ने ये कहा है समाचार पे अब यकीन नहीं किया जा सकता और ये क्या है, पक्षपात पूर्ण होते जा रहे हैं, बाइस्ड जो है न्यूज़ होती जा रही है। ठीक है, अगर आज से 10 साल पहले की बात देखें तो करीब 59% लोग हर हफ्ते एक फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखते थे, लेकिन अब ये घटकर केवल 17% हो गया है। और मेरे को लगता है इंडिया में तो शायद यूपीएससी एस्पिरेंट ही बहुत सारे इसमें से होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बाकी तो वो चाट पकौड़ा बेचने के काम आ रहा है मुझे लगता है। खैर, न्यूज़पेपर की हालत फिर भी बहुत अच्छी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनकी हालत पे तो क्या बोला जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत एक मजबूत मोबाइल केंद्रित बाजार है, ऐसे इस रिपोर्ट में बताया गया, जहाँ पे स्मार्टफोन के माध्यम से जो युवा आबादी है वो ज़्यादा जो है न्यूज़ वगैरह से कनेक्ट रहती है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा आज के टाइम पे इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, लिखिएगा। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है, डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी एक रिपोर्ट है और पिछले वर्ष की तुलना में समाचार में लोगों के विश्वास में कमी आई है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है कि समाचारों में जो लोगों का विश्वास था उसमें कमी आई है, लेकिन जारी किसके द्वारा की जाती है ये गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये देखिए जारी की जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत में यूट्यूब और व्हाट्सएप समाचारों के लिए उपयोग किए जाने वाले टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के समाचार हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ही हम पता नहीं कौन सी समझदारी सीख रहे हैं, और यूट्यूब पर भी हम ज़्यादा रिलाय रहते हैं। ठीक बात है। तो चलिए, कह रहा है कि कौन सा सही है, तो देखिए दोनों, पहला गलत है दूसरा सही है, तो केवल बी यानी कि हमारा केवल 2 आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, अग्निपथ योजना। ठीक है, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें जो युवा हैं उनको आर्मी के अंदर आपकी जो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इन तीनों के अंदर सेवा करने का मौका दिया जाएगा। राइट, इसके तहत देखिए युवाओं को कुछ पेमेंट भी किया जाएगा और बेसिकली आर्मी को यंग बनाने के लिए, आर्मी को लीन करने के लिए, आर्मी के अंदर एंथुसियाज्म को बढ़ाने के लिए सरकार कह रही है हम योजना को लेकर आए हैं। इसके पीछे एक और फायदा भी है कि जो आप लोग रखेंगे उसकी वजह से सरकार पे क्या रहेगा, जो पेंशन का बोझ है, 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से जो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है सरकार पर, वो भी किसी हद तक कम होगा। ठीक बात है, क्योंकि अभी आप देखा जाए तो जो डिफेंस का बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी को चुकाने में ही चला जाता है, ना कि सेनाओं को अपग्रेड करने में। ठीक बात है। तो आइए इस स्कीम के बारे में समझते हैं।
यहाँ पे देखिए दिखाया गया है सेंटर क्लियर्स अग्निपथ स्कीम। तो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की है। 4 साल के लिए, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए युवाओं को 3 सेनाओं में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस योजना में जब 4 साल आप पूरा कर लेंगे तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए थे अग्निवीर के रूप में, उनमें से करीब 25% को आगे भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, जो लोग 4 साल पूरा कर लेंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर, और ये CAPF और असम राइफल्स में भर्ती होगी, उनको इस चीज़ के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, 4 साल के लिए युवाओं को जब भर्ती किया जाएगा और फिर जब वो नौकरी से मुक्त होंगे तो उनको एक सेवा निधि पैकेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और जो लोग इस योजना के तहत शामिल होंगे उनको अग्निवीर जो है टाइटल दिया जाएगा। 4 साल पूरा होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जब आप डिफेंस से सिविल में आएंगे तो उस सर्टिफिकेट की बदौलत आपको जॉब्स वगैरह में और ज़्यादा क्या है फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा युवाओं के अंदर एक डिसिप्लिन की, एक नेशनलिज्म की भावना भी जो है आप कह सकते हैं बढ़ेगी, और जब वो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पूरा करके सिविल सोसाइटी के अंदर आएंगे तो सिविल सोसाइटी के अंदर भी इन भावनाओं में कहीं ना कहीं प्रगति देखने को मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक बात है। इस योजना में थल सेना की सोल्जर रैंक, नौसेना में जो है आपका सेलर रैंक, और वायु सेना में जो है एयरमैन रैंक पर भर्ती जो है लोगों को किया जाएगा। ठीक बात है। बेसिक डिटेल ही अभी सामने आई है, उनको ही हम पढ़ रहे हैं। उम्र क्या है तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की एज के लोग जो है इसके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके लिए सरकार जो है, जो कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जो है गवर्नमेंट की तरफ से पूरी की पूरी एक भर्ती जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा, और उस कार्यक्रम के तहत लोगों का इंटरव्यूज़ होगा, कुछ वो प्रोसेस चलाएंगे, और उस इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह के द्वारा 17.5 साल से 21 साल के बच्चों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा, युवाओं को। ठीक है, और उसके बाद जो है उनको 4 साल, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, देन वो 4 साल सेवा में जो है सेवा करेंगे। 4 साल के बाद बाकायदा एक प्रोसेस होगी, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को जो क्लियर कर लेगा उसको सेना में आगे शॉर्ट टर्म के लिए 15 साल के लिए ले लिया जाएगा। जो लोग नहीं कर पाएंगे उनको एक सेवा निधि देकर वापस सिविल में जो है गवर्नमेंट की तरफ से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद अग्निवीर जो है उनको देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। 4 साल के बाद इनकी समीक्षा की जाएगी। योजना में पेंशन नहीं होगी, याद रखिएगा, एक मुश्त पैसा दिया जाएगा जो नौकरी छोड़ते समय उनको सेवा निधि पैकेज से मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें तो युवाओं को पहले साल में 4,76,000 रुपये का सालाना पैकेज मिलेगा, और 4 साल में ये बढ़कर 6,92,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। राइट, तो ये एक बेसिक नॉलेज थी जिसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। इसके तहत देश के युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है, यही तो हमने अभी पढ़ा है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, चयनित अग्निवीरों को कार्यविधि पूरे होने पर एक मुश्त सेवा निधि का देखिए भुगतान किया जाएगा, जिसे आयकर से छूट मिलेगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। फिर कह रहा है इसके तहत ग्रेच्युटी और जो पेंशन संबंधी लाभ हैं 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवा बीमा कवर भी दिया जाएगा। देखिए जीवन बीमा कवर तो दिया जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पेंशन है, हमने तो अभी बात की पेंशन नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत हो जाती है। ठीक बात है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से सही है, तो देखिए केवल 1 और 2 सही है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आता है टॉपिक नंबर 4। क्या कह रहा है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अबे देखिए एक न्यूज़ आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज्ड सीज लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, यानी कि जो जॉबलेसनेस है, जो बेरोजगारी है, वो देखिए कम हो गई। कितनी हो गई, 4.2% हो गई है 2020-21 में। इससे पहले ये 4.8% थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया जो मेल है उनमें क्या है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दिखाया गया है, ये देखिए बड़ा है, जो 55.5 से 57.5 चला
चला गया है। ठीक है, टोटल तो 36.9 से 41.6 चला गया। फीमेल में भी देखिए काफ़ी बड़ा है, फीमेल में 17.5% से करीब 25% चला गया, यानी कि जो औरतें हैं वो बेहतर काम कर रही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, श्रम बल में उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। ठीक बात है। चलिए अब देखिए, प्रधानमंत्री ने भी एक एक्चुअली अभी घोषणा की थी जो आप लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि अब कस लीजिए कमर, बहुत सारी सरकारी भर्ती आने वाली है और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन लेना ही है। कहीं ना कहीं आपने यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्या कहा है देखिए प्रधानमंत्री जी ने कि भाई जितने भी सरकारी विभाग है, मंत्रालय हैं, उसमें हमने मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और हम अब एक निर्णय ले रहे हैं कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती जो है करेंगे। ऐसे निर्देश प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिए गए हैं। तो 10 लाख लोगों में से एक आपने भी होना है, प्रॉमिस कीजिए मुझसे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे जारी किया जाता है। 2021 के लिए कहा है कि 0.06% की जो है कमी देखी गई है और 19-20 में जो ये 4.8% की तुलना में 20-21 में गिरकर 4.2% हो गया। दिस इज अ बेसिक डाटा, एक बार समझ में आ जाए बस। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए पीएलएफएस के बारे में अगर हम बात करें तो एक निश्चित और छोटे समय अंतराल पर श्रम बल के बारे में डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, उसके द्वारा देखिए अप्रैल 2017 में इस सर्वे की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो एक तो निकालता है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS। ठीक है, इसमें केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, इनको ध्यान देना है। तो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर जो रोजगार और बेरोजगारी के संकेतक हैं, यानी कि जो श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है, श्रम बल भागीदारी दर है, बेरोजगारी दर है, इन सब का अनुमान लगाता है। यानी कि जो 3 महीने पे डाटा देता है वो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है हर साल, वो तो 3 महीने हुआ, यहाँ हर साल हो गया, ग्रामीण और शहरी दोनों, यहाँ पे सिर्फ शहरी था, यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों हो गया, के लिए सामान्य स्थिति, ठीक है, का जो है एक रोजगार और बेरोजगारी संकेत का ये अनुमान लगाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज याद रखिएगा। ठीक बात है, ये आप समझ गए। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए आपको एक बार को जब ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, अभी तो क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ा है तो वी नो द आंसर, आसान लग रहा है, लेकिन जब ऑप्शन देखिए, चाहे श्रम ब्यूरो लिखा है, श्रम की ही बात हो रही है, और यहाँ पे भी श्रम लिखा है, फिर यहाँ पे भी कुछ सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय लिखा है, फिर उद्योग वाला एक जो है विभाग लिखा हुआ है, फिर वाणिज्य उद्योग वाला एक मंत्रालय लिखा हुआ है, तो थोड़े लगता है कि यार ऑप्शंस तो लगभग सारे ही मैच कर रहे हैं। तो देखिए जब कोई 1 वर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लगता वो आसान है बट होता वो मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको या तो पता होता है आंसर या तो नहीं पता होता है आंसर, और क्या ही हो सकता है ना। तो देखिए अभी हमें आसान लग रहा है, बट चीज़ें याद हों तो ही हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे एकदम मैच टाइप के ऑप्शंस आ जाए। तो यहाँ पे तो क्योंकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये निकाला जाता है, हमने अभी पढ़ा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, ये हो गया। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 5 की तरफ। बुद्ध के अवशेष, द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ये देखिए न्यूज़ में था। अभी क्या हुआ है, एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जो 4 बुद्धा रेलिक्स से, रेलिक्स मतलब अवशेष होते हैं, जो अस्थियां होती हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करेंगे और कहाँ जाएंगे, मंगोलिया जाएंगे, और कैसे जाएंगे, स्टेट गेस्ट के रूप में जाएंगे, और उनकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, अभी हुआ क्या है, जो किरण रिजिजू हमारे एक मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम जो है मंगोलिया गई है, और उस टीम के साथ बुद्धा के 4 अवशेष भी गए हैं। ये 4 अवशेष वहाँ पे प्रदर्शनी के लिए रखे जाएंगे और बाद में इंडिया वापस आ जाएंगे, और ये एक तरीके से भारत की तरफ से बौद्ध धर्म को सॉफ्ट पावर के रूप में यूज़ करने का एक प्रयास है। भारत की एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी के रूप में ये माना जा रहा है। ठीक बात है।
देखिए, भारत के प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की वजह से अलग अलग देशों से संपर्क बने थे, वही चीज़ हम फिर से रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक बात है। अब ये जो रेलिक्स है, इनकी आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस को देखते हुए, ये इतनी डेलिकेट है, इस चीज़ को देखते हुए और कितना महत्व है इनका हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए, इस चीज़ को देखते हुए इनको ए कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। जो ए कैटेगरी के दर्जे वाली चीज़ें होती हैं उनको देख लिए प्रदर्शनी वगैरह के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, बट क्योंकि एक एक्सेप्शन, एक अपवाद के रूप में सरकार ने माना है, तो इनको ट्रैवल करने की अनुमति जो है गवर्नमेंट ने दे दी है। ट्रैवल करने की अनुमति इनको दे दी है, मतलब अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे, है ना भाई। हम रिलिक्स की बात कर रहे हैं, अवशेषों की बात कर रहे हैं। टीम के द्वारा एक बॉक्स में इनको रखा गया है, वो बॉक्स जो है मंगोलिया ले जाया जाएगा और फिर वहाँ पे जो है लोग आशीर्वाद लेंगे एंड देन वो वापस इंडिया आ जाएगा। ठीक बात है। तो बुद्धा के अवशेष क्योंकि न्यूज़ में हैं, तो अब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत सरकार ने गौतम बुद्ध से जुड़े जो 22 अवशेष है, कितने टोटल 22 हैं, उनमें से 4 को बुद्ध पूर्णिमा के समारोह के लिए मंगोलिया भेजा है। इन अवशेषों को आमतौर पर देश से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक बात। फिर ये जो पवित्र अवशेष हैं, ये देखिए कपिलवस्तु से मंगोलिया में गंदन मठ के बत्सगान मंदिर सभा भवन में प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। इस दौरान उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। ये दरअसल कपिलवस्तु से नहीं आएगा, ये एक्चुअली पवित्र अवशेष कपिलवस्तु के ही माने जाते हैं। ठीक है, ये जो 4 अवशेष है ये रखे कहाँ गए हैं, ये सही है, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। टोटल 22 है। इनको कपिलवस्तु अवशेष कहते हैं, जो कि 1898 में उत्तर प्रदेश के उस इलाके से बरामद हुए थे जिसे कुछ जानकार प्राचीन शहर कपिलवस्तु वाला स्थल मानते हैं। और क्योंकि ये उस स्थल से मिले थे, तो इसीलिए इनका नाम कपिलवस्तु वाले अवशेष रख दिया गया है। ठीक है, देखिए माना जाता है जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों को कई भागों में बांट दिया गया और उनके अनुयायियों को देखिए दे दिया गया। बाद में उन अनुयायियों के जरिए ये जो अस्थियां थे, ये जो अवशेष थे, और हिस्सों में बंटे और देश में अलग अलग जगह पर पहुंच गए। अशोक को भी ये मिले थे। ठीक है, तो इनके ऊपर बहुत सारे स्तूप भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि अशोक ने जब ट्रैवल किया था इस वाली जगह पे, तो उसने इन पेटियों को खुलवाया था और ये जो अवशेष थे फिर उसको लेकर उसने अलग अलग जगह पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था और फिर इन पर अलग अलग ढांचे उन्होंने बनवाए थे बौद्ध धर्म से संबंधित। ये सब कथाएं कहानियां हैं, सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये है कि बुद्ध के जो अवशेष हैं वो हमारे जो संग्रहालय है उसमें रखे हुए हैं। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के अवशेष पर निर्मित जो स्तूप है, मैंने आपको बताया ना अलग अलग जगह पर वो भेज दिए गए और फिर उन पर क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित संरचनाएं बनाई गई, तो स्तूप बनाए गए। तो वो स्तूप कहाँ कहाँ बनाए गए, वो स्थानों के बारे में आपको बताना है। तो मेरे साथ सोचते चलेगा, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पावा, रामगढ़ और वेठीप। अब देखिए कपिलवस्तु का नाम तो मैंने आपको अभी बताया, मगध तो होगा ही होगा क्योंकि अशोक वगैरह जो थे बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। कुशीनगर और पावा क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो बुद्ध है उनके मृत्यु से, जन्म से संबंधित है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट करने के लिए बना ही होगा। और वैशाली भी क्योंकि देखिए हम जब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बुद्ध से संबंधित वैशाली का नाम भी सुनते ही हैं। तो ये कुछ प्लेस ऐसे हैं, मगध, कपिलवस्तु, पावा, कुशीनगर, वैशाली, कि भाई जो हमारे आंसर में आने ही चाहिए, गैस तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो दिया हुआ है वो केवल इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब 6 और 7 भी ठीक हो जाता है। वैसे तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका तो होता है चीज़ों को याद कर लिया जाए, लेकिन सिलेबस इतना मुश्किल है कि कहाँ तक याद करें। तो एक गैसिंग, एक इंटेलिजेंस की थोड़ी सी ट्रिक टाइप आपको भी समझते हुए चलनी चाहिए, प्रैक्टिस करते हुए चलनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस को हल करने में थोड़ी आसानी हो। जैसे इस वाले प्रश्न में हमने आइडिया लगाया कि भाई 1 से 5 तक तो होने ही चाहिए। अब 1 से 5 तक क्योंकि और किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए थे, सिर्फ डी में थे, तो हम मान सकते हैं कि डी ही इसका आंसर होगा। और डी अगर मान ले तो छठा और सातवां भी इसके अंदर में आ जाता है और एक्चुअल में डी ही इसका सही आंसर भी है।
राइट। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक की भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे हमें उतनी ही खुशी होगी। थैंक यू सो मच।